प्यारे बच्चों, क्लास 12th इकोनॉमिक्स आर्ट साइंस कॉमर्स के बच्चों के लिए प्री बोर्ड क्वेश्चन का आंसर आपको बता रहा हूँ। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले। फाइनल परीक्षा के लिए ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, कॉपी में नोट करते जाएं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में कौन सा शब्द है? तो माइक्रोज जो है वो ग्रीक शब्द है। माइक्रो रहे या माइक्रोज रहे, ग्रीक शब्द है। माइक्रोज का अर्थ होता है बड़ा। दूसरा, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो उपभोक्ता व्यवहार जो है वो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। इसको हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या है तो क्या, कैसे और उत्पादित वस्तुओं का उत्पादन कैसे हो, ये तीनों समस्या है। डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक है तो इसके प्रतिपादक है गोसेन। ये गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। कॉफी का मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होगी? तो बढ़ जाएगी, क्योंकि चाय और कॉफी जो है वो क्या है? प्रतिस्थापक वस्तु है। विलासिता वस्तुओं की मांग क्या होती है? अत्यधिक लोचदार होती है। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 40 परिवर्तन के कारण मांग में 60 हो तो मांग की लोच होगी। दोनों को आपस में भागा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा -1.5। उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। तो उत्पादन फलन का ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। QX बराबर फंक्शन ऑफ ABCD। यहाँ QX जो है वो उत्पादन को बताएगा और ABCD जो है वो साधन है और F जो है वो फलनात्मक संबंध को। उत्पादन के सभी साधनों में एक ही अनुपात में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि हो तो इसे कहते हैं पैमाने का वर्धमान प्रतिफल। औसत परिवर्तनशील लागत का फॉर्मूला घ हो जाएगा TVC भागा Q। किस बाजार में AR बराबर MR होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। फर्म का संतुलन होता है तो फर्म का संतुलन जहां MR बराबर MC होता है। अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध क्या व्यक्त करता है? तो पूर्ति का नियम को। ES बराबर 0 का अर्थ होता है कि पूर्ति की लोच क्या होगी? तो पूर्णतया बेलोचदार हो जाएगी। साम कीमत का निर्धारण निम्न में किसके द्वारा स्थापित होता है? तो मांग और पूर्ति द्वारा। समान कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में कौन सी सेवा सम्मिलित है? तो ये हो जाएगा संचार। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में निम्न में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय और मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए ग हो जाएगा, क और ख दोनों। मुद्रा के गौण कार्य के अंतर्गत निम्न में किसे शामिल किया जाता है? तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। किस विधि से हम बैंकों से मुद्रा निकाल सकते हैं? तो तीनों विधि से निकाल सकते हैं, इनमें सभी हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी तो 1 अप्रैल 1935 को, ख हो जाएगा। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संरक्षक कौन है? तो RBI मतलब केंद्रीय बैंक ऑफ इंडिया। केंद्रीय बैंक बोलिए या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलिए। पूर्ति स्वयं अपनी मांग का सृजन करती है, निम्न में किसका कथन है? तो JB से का। सामूहिक मांग का प्रमुख घटक है तो उपर्युक्त सभी। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो ये फॉर्मूला है MPC प्लस MPS बराबर 1 होगा। MPC हो गया सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और MPS हो गया सीमांत बचत प्रवृत्ति, दोनों का योग 1 के बराबर होता है। भारत का वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। निम्न में कौन अप्रत्यक्ष कर है? तो ये उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और सीमा शुल्क तीनों है, इसलिए इनमें सभी हो जाएगा। विदेशी विनिमय की प्रक्रिया होती है तो देशों के मध्य। भुगतान संतुलन में असमानता का क्या कारण है? तो इनमें सभी हो जाएगा। व्यापार शेष बराबर, तो फॉर्मूला है का हो जाएगा दृश्य मदों का निर्यात माइनस दृश्य मदों का आयात। यहाँ से आपका 6 प्रश्न बनाना था, 2 अंक का है। तो 31 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? तो आर्थिक समस्या मूल रूप से चुनाव की समस्या है। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण है असीमित आवश्यकताएं, फिर आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर, साधन सीमित होते हैं और सीमित साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, जिसके कारण चुनाव की समस्या आती है। पैमाने का प्रतिफल से आप क्या समझते हैं? तो पैमाने का प्रतिफल जो है वो दीर्घकालीन उत्पादन फलन को प्रदर्शित करता है। साधनों के पैमाने परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग पैमाने प्रतिफल कहते हैं। अब है उत्पादन के साधनों की निरपेक्ष इकाई में इस प्रकार वृद्धि की जाए कि साधनों का अनुपात स्थिर रहे, तो इसका अर्थ होता है पैमाने में वृद्धि की गई है।
33 है, एक वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख करें। तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तु की कीमत, पहला कारण। तो वस्तु की पूर्ति और कीमत के बीच सीधा संबंध होता है। दूसरा है संबंधित वस्तुओं की कीमत। तो अन्य वस्तुओं की कीमत में होने वाले वृद्धि के फलस्वरूप वे फर्मों के लिए अधिक लाभदायक हो जाएगी। इसके फलस्वरूप फर्म उनकी अधिक पूर्ति करेगी। इसके विपरीत जिस वस्तु की कीमत में वृद्धि नहीं होती वह अपेक्षाकृत कम लाभदायक होगी, इसलिए फर्म उसकी पूर्ति कम करेगी। तीसरा पॉइंट है फर्मों की संख्या। तो किसी वस्तु की बाजार पूर्ति फर्मों की संख्या पर भी निर्भर करती है। फर्मों की संख्या अधिक होने पर पूर्ति अधिक होगी और संख्या कम रहने पर पूर्ति कम होगी। चौथा है फर्म के उद्देश्य। तो यदि फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है तो केवल अधिक कीमत पर ही अधिक पूर्ति की जाएगी। इसके विपरीत यदि फर्म का उद्देश्य बिक्री या रोजगार को अधिकतम करना हो तो वर्तमान पर भी अधिक पूर्ति की जाएगी। अगला है मांग का नियम का अपवाद बताएं। तो कुछ विशेष परिस्थितियों में मूल्य के घटने पर मांग भी घटती है तथा मूल्य के बढ़ने पर मांग घटने के बजाय और अधिक बढ़ जाती है। ऐसी अवस्था में मांग की रेखा नीचे से ऊपर दाहिनी ओर बढ़ती है। इसे मांग का अपवाद कहा जाता है। इसके पीछे निम्नलिखित कारण। तो पहला है भविष्य में किसी वस्तु के ना मिलने की आशंका। फिर है बहुमूल्य तथा सामाजिक सामान वाली वस्तु में भी मांग का नियम नहीं काम करेगा। अज्ञानता में नहीं काम करेगा। अनिवार्य वस्तु हो गया, आदत की वस्तु हो गया और विशेष अवसर हो गया, इन सभी में मांग का नियम काम नहीं करता है। 35 है भुगतान शेष के चालू खाता और पूंजी खाता में अंतर बताएं। तो चालू खाता वह खाता है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात के एक पक्षीय भुगतानों का हिसाब किताब रखा जाता है। पूंजी खाता वह खाता है जो एक देश के निवासियों एवं शेष संसार के निवासियों के द्वारा किए गए उन सब लेन देनों से संबंधित है जिसमें किसी देश की सरकार और निवासियों की परिसंपत्तियों और दायित्वों में परिवर्तन होता है। मुद्रा के गौण कार्यों का उल्लेख करें। तो गौण कार्य में निम्नलिखित हैं। पहला है स्थगित भुगतानों का मान। तो जिन लेन देनों का भुगतान तत्काल न करके भविष्य के लिए स्थगित कर दिया जाता है उसे स्थगित भुगतान कहा जाता है। मुद्रा को स्थगित भुगतानों का मान इसलिए माना गया है क्योंकि अन्य वस्तु की तुलना में इसका मूल्य स्थिर रहता है। दूसरा, इसमें समान स्वीकृति का गुण पाया जाता है। तीसरा, अन्य वस्तु की तुलना में यह अधिक टिकाऊ है। और चौथा, स्थगित भुगतानों के मान के रूप में कार्य करके मुद्रा पूंजी निर्माण में सहायक होता है। दूसरा है मूल्य का संचय। तो मुद्रा के मूल्य संचय से अभिप्राय यह है कि मुद्रा को वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए खर्च करने का तुरंत कोई विचार नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय का कुछ भाग भविष्य के लिए बचाता है। इसे ही मूल्य का संचय कहा जाता है। मुद्रा के रूप में मूल्य का संचय करना सरल होता है क्योंकि मुद्रा को सब लोग स्वीकार कर लेते हैं। मुद्रा के मूल्य में अधिक कमी या वृद्धि नहीं होती है। मुद्रा का संग्रह सरलता से किया जा सकता है और मुद्रा के रूप में बचत करने से बहुत कम स्थान की आवश्यकता होती है। 37 है आय के चक्रीय प्रवाह के दो क्षेत्रीय मॉडल को समझाएं। तो दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में केवल दो क्षेत्र फर्म और परिवार होते हैं। परिवार फर्मों को साधन सेवाएं प्रदान करते हैं, बदले में फर्म साधन सेवाओं का भुगतान परिवारों को करती है। इसी प्रकार फर्म परिवारों को वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करती है और परिवार वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान फर्म को करते हैं। परिवार उत्पादक क्षेत्र को भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यम प्रदान करते हैं और फर्म परिवारों को मजदूरी, लगान, ब्याज व लाभ के रूप में भुगतान करती है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। इस चित्र में आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ दो क्षेत्र है, फर्म और परिवार। परिवार के पास क्या है? साधन है। भूमि, श्रम, पूंजी प्रबंध जो है वो परिवार के पास है। परिवार है सो फर्म को देता है और फर्म क्या करता है? इन साधन से उत्पादन कार्य करता है। उत्पादन करने के बाद जो वस्तु और सेवा बनता है वो है सो परिवार को बेचता है। बदले में परिवार को क्या करता है? वस्तु और सेवा खरीदता है फर्म से। अब फर्म पास पैसा है तो जो इससे साधन लिया था तो उसको साधन भुगतान कर देता है। साधन भुगतान जैसे भूमि को लगान के रूप में, श्रम को मजदूरी, पूंजी को ब्याज और उद्यम को लाभ के रूप में वो भुगतान कर देता है। इस तरह दोनों के बीच क्या होता है? एक चक्रीय प्रवाह चलते रहता है। अगला क्वेश्चन है निवेश क्या है? तो उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए किया गया वह निवेश कहलाता है। फिर है 3 नंबर का क्वेश्चन, निम्न स्तरीय वस्तु तथा समान वस्तु में अंतर स्पष्ट करें। तो समान वस्तु में उन वस्तुओं को कहते हैं जिनकी मांग क्रेताओं की आय के बढ़ने पर बढ़ती है। अतः आय और मांग में धनात्मक संबंध पाया जाता है। इसे धनात्मक आय प्रभाव कहते हैं। घटिया या निम्न कोटि वस्तु। तो घटिया वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जिनकी मांग क्रेताओं की आय के बढ़ने पर घटती है
आय और मांग में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, इसे ऋणात्मक आय प्रभाव कहते हैं। 40 है वस्तु की पूर्ति व स्टॉक में अंतर। तो स्टॉक क्या है? तो किसी निश्चित समय बिंदु पर विक्रेता के पास उपलब्ध वस्तु की कुल मात्रा जिसे बेचा जा सकता है। अब पूर्ति क्या है? तो किसी निश्चित कीमत पर किसी निश्चित समय अवधि के दौरान विक्रेता द्वारा बाजार में बेचने के लिए प्रस्तुत की गई वस्तु की मात्रा। अब प्रकृति यह एक स्थैतिक अवधारणा है, यह एक बिंदु से संबंधित है, जबकि प्रवाह जो है या एक प्रवाहमय अवधारणा है या एक अवधि से संबंधित है। समय संदर्भ तो इसे एक विशेष समय बिंदु पर मापा जाता है, जैसे 1 जनवरी 2025 को गोदाम में 500 इकाइयाँ। इसे एक समय अवधि के दौरान मापा जाता है, जनवरी 2025 के महीने में 500 इकाइयाँ बेची गई। फिर आपका पूर्ति से संबंध। तो स्टॉक पूर्ति का स्रोत है, पूर्ति हमेशा स्टॉक का ही हिस्सा होती है, जबकि पूर्ति जो है पूर्ति स्टॉक का एक भाग है जिसे बाजार में विक्रय हेतु लाया गया है। मात्रा स्टॉक हमेशा पूर्ति के बराबर रहता है, बराबर या उससे अधिक होता है, जबकि पूर्ति कभी भी स्टॉक से अधिक नहीं हो सकती है। उसके बाद है कीमत पर प्रभाव। कीमत अधिक होने पर स्टॉक पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन स्टॉक की बिक्री बढ़ जाती है। कीमत अधिक होने पर पूर्ति बढ़ जाती है और कीमत कम होने पर घट जाती है। घटती हुई सीमांत उपयोगिता नियम समझाएं। तब मार्शल के अनुसार एक व्यक्ति के पास किसी वस्तु की जो मात्रा होती है उसके उपभोग में लगातार वृद्धि करने से उसकी उपयोगिता क्या होती है? घटने लगती है। जैसा कि आप देख सकते हैं टेबल में रोटी की इकाई है और सीमांत उपयोगिता उसका दिया हुआ है। जैसे जैसे रोटी की इकाई बढ़ रही है सीमांत उपयोगिता घटता है, घटते घटते शून्य हो जाता है और ऋणात्मक भी हो जाता है। तो इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि इस तालिका से स्पष्ट है कि व्यक्ति जैसे जैसे रोटियों का उपयोग करते जाता है वैसे वैसे रोटी की अगली इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। इस टेबल के आधार पर ही ये चित्र को बनाया गया है। इस चित्र को बढ़िया से देख लीजिए। ये है सीमांत उपयोगिता रेखा जो ऊपर से नीचे दाहिनी ओर गिर रही है। तो चित्र में MU मतलब सीमांत उपयोगिता को जो रेखा है वो रोटी की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता को बतलाता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से को स्पष्ट करती है। व्यक्ति को पहली रोटी से 4, दूसरी से 3, तीसरी से 2, चौथी से 1 उपयोगिता मिलती है जो उसकी भूख की पूर्ण संतुष्टि का घोतक है। अतः चित्र यह भी दिखलाता है कि उसे 5वीं रोटी से 0 तथा 6ठी और 7वीं रोटी से क्रमशः -1 और -2 के बराबर ऋणात्मक उपयोगिता मिलती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि हर अगली रोटी की इकाई से सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। वस्तु की सीमांत उपयोगिता के ही आधार पर कोई व्यक्ति किसी वस्तु की कीमत देना चाहता है। अधिक सीमांत उपयोगिता पर अधिक कीमत तथा मांग, जबकि कम सीमांत उपयोगिता कम कीमत तथा मांग होती है। चूंकि सीमांत उपयोगिता रेखा ऊपर से नीचे झुकी रहती है इसलिए मांग की रेखा भी ऊपर से नीचे दाहिनी ओर झुकी रहती है। 42 है राष्ट्रीय आय एवं घरेलू आय में अंतर स्पष्ट करें। तो आधार है घरेलू आय का। यह एक देश की घरेलू सीमा के भीतर चाहे वह समान निवासियों द्वारा अर्जित हो या गैर निवासी द्वारा एक लेखा वर्ष में अर्जित कारक आय का कुल योग है। जबकि राष्ट्रीय आय क्या है? तो यह एक देश के समान निवासियों द्वारा चाहे वह घरेलू सीमा के भीतर अर्जित की गई हो या बाहर एक लेखा वर्ष में अर्जित कारक आय का कुल योग होता है। भौगोलिक सीमा तो यह उत्पादन की घरेलू सीमा पर केंद्रित होता है, जबकि यह निवासी की अवधारणा पर केंद्रित है। फिर है अवधारणा, यह एक घरेलू अवधारणा है जबकि यह एक राष्ट्रीय अवधारणा है। मूल मुख्य निर्धारण तो इसका निर्धारण उत्पादन के स्थान से होता है, जबकि इसका निर्धारण आय अर्जित करने वाले व्यक्ति की राष्ट्रीयता से होता है। विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय तो इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय शामिल नहीं होता, जबकि इसमें शामिल होता है। इसका सूत्र ये है, आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है अवसर लागत क्या है? तो किसी साधन की अवसर लागत का अर्थ है उसके दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग से। इसका अर्थ यह है कि साधन सीमित होते हैं जिनके वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं। जब साधन का प्रयोग किसी एक वस्तु के उत्पादन में बढ़ाया जाता है तो दूसरी वस्तु का उत्पादन कम करना पड़ता है। इस प्रकार किसी एक वस्तु की अवसर लागत दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जिसका त्याग करना पड़ता है। अवसर लागत को आर्थिक लागत भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पूंजीगत व्यय एवं राजस्व व्यय में क्या अभिप्राय है? तो राजस्व व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले उस अनुमानित व्यय से है जिसके फलस्वरूप ना तो सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण होता है और ना ही देयता में कमी होती है।
पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय से अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष में सरकार के उस अनुमानित व्यय से है जो परिसंपत्तियों में वृद्धि करता है तथा देयता को कम करता है। अगला क्वेश्चन, विनिमय दर से क्या समझते हैं? तो यह विनिमय की वह दर है जिस पर किसी देश की मुद्रा की एक इकाई दूसरे देश की मुद्रा में बदली जा सकती है। अगला है, मुद्रा के किन्हीं 3 कार्यों को बताएं। तो पहला है प्राथमिक अथवा मुख्य कार्य जो है, सबसे पहले क्रॉथर के अनुसार मुद्रा क्या है? तो मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में समान स्वीकारी जाती है और साथ ही साथ मुद्रा के माप और मुद्रा के संग्रह का कार्य भी करे। तो किनले ने मुद्रा के कार्यों को 3 भागों में बांटा। पहला है प्राथमिक या मुख्य कार्य, तो इसमें आपका आ जाएगा विनिमय का माध्यम। ये क्या है? विनिमय का माध्यम होता है, इसका डिटेल आप देख लीजिए। दूसरा होता है मूल्य का माप, इसमें माप का गुण होता है। तो ये प्राथमिक कार्य है, मतलब इसका मुख्य काम है। अब गौण या सहायक कार्य में आ जाएगा स्थगित भुगतानों का मान, जिसमें पॉइंट है, इसको हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं। फिर है दूसरा मूल्य का संचय, ये भी हम लोग ऊपर देख चुके हैं। तीसरा है मूल्य का हस्तांतरण, तो मुद्रा मूल्य के हस्तांतरण का कार्य करती है कि उसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपनी क्रय शक्ति दूसरे को दे सकता है अथवा एक स्थान से अपनी अचल संपत्ति को बेचकर दूसरे स्थान पर संपत्ति खरीद सकता है। फिर है इसका आकस्मिक कार्य, जिसमें निम्न कार्य है सामाजिक आय का वितरण, साख निर्माण का आधार, अधिकतम संतुष्टि का माप, राष्ट्रीय आय का वितरण, शोधन क्षमता गारंटी या पूंजी की तरलता में वृद्धि। उसके बाद 47 नंबर, प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण सहित परिभाषा दे। तो प्रत्यक्ष कर का अंतिम भार उसी व्यक्ति को उठाना पड़ता है जो सरकार के कर का भुगतान करता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर जिसका सरकार को भुगतान एक व्यक्ति करता है किंतु अंतिम भार किसी अन्य व्यक्ति को उठाना पड़ता है। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, और अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है बिक्री कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क। उसके बाद आपका मैथ आ गया यहाँ पर। एक फर्म 20 इकाइयों का उत्पादन कर रही है। कितनी? 20 इकाइयों का उत्पादन कर रही है। एटीसी तथा एबीसी क्रमशः दिया हुआ, कितना? एटीसी दिया हुआ 40 और एबीसी दिया हुआ 37। तो कुल लागत हमको निकालने के लिए इस 20 को इस 40 से पहले गुना कर देंगे तो 800 हो जाएगा। तो ये निकल गया मेरा एसी, औसत लागत, या औसत लागत बोल सकते हैं, या एटीसी दिया है, कुल लागत में आ जाएगा। उसके बाद है कुल परिवर्तनशील लागत, तो 20 को 37 से गुना कर देंगे इतना। फिर क्या करेंगे? दोनों को घटा देंगे। यहाँ देखिए दोनों को घटा दिए तो मेरा कुल स्थिर लागत कितना प्राप्त हो जाएगा? 60। वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या कठिनाइयां हैं? मुद्रा नीति कठिनाइयों को किस प्रकार दूर किया? तो ये देख लीजिए इसका डिटेल। वीडियो क्योंकि लंबा हो जा रहा है और सोच रहे एक ही पार्ट में हम लोग इसको ख़त्म कर दें, तो ये आपको बना देना है बढ़िया से। और ये है इसके दोष दूर काहे हो रहे हैं, मुद्रा ने इन दोषों को कैसे दूर किया, इसका डिटेल है यहाँ। अगला क्वेश्चन है मांग का नियम समझाएं, इस नियम की क्या मान्यताएं हैं? तो मांग का नियम हम लोग सभी जानते हैं, मूल्य बढ़ता है तो मांग घट जाता है, मूल्य घटता है तो मांग बढ़ जाता है। तो इसको मांग का नियम कहते हैं। इसकी मान्यता क्या क्या है, तो इसको समझाना है। तो देख रहे हैं हम लोग टेबल में भी देख लीजिए कि जैसे जैसे कीमत क्या हो रहा है, घट रहा है, मांग की मात्रा बढ़ रही है। फिर इसको चित्र में देख सकते हैं हम लोग, जैसे जैसे मूल्य ऊपर की ओर जा रहा है, मात्रा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो मांग का रेखा प्राप्त होगा जो ऊपर से नीचे दाहिनी ओर गिरती है। इसका डिटेल आप लोग देख लीजिए। अब इसकी क्या क्या मान्यताएं हैं, तो इसकी मान्यताएं हैं, या इसको हम लोग अन्य बातों के समान रहने पर भी कह सकते हैं। सबसे पहला है कि उपभोक्ता की आय स्थिर रहनी चाहिए, उपभोक्ता की रुचि, आदत, फैशन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब 6 पॉइंट है, इस 6 पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। 51 केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण की विभिन्न विधियों का उल्लेख करना है। तो इसका डिटेल आप लोग देख लीजिए, पॉइंट बाय पॉइंट बना के दिए हैं इसका आंसर। बाकी जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगा आप कमेंट कीजिएगा, फिर से समझा देंगे उसको अच्छी तरह से। काहे कि वीडियो लंबा हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा चाह रहे हैं कि एक ही पार्ट के वीडियो में इसको ख़त्म कर दें। 52 नंबर क्वेश्चन है, मान लीजिए कि नमक की मांग और पूर्ति वक्र को इस प्रकार दिखाया गया। तो यहाँ पर नमक की मांग को दिखाया गया है आपका क्यू डी, मतलब मांग हो गया इतना और पूर्ति हो गया इतना। तो संतुलन कीमत और मात्रा ज्ञात करना है। तो संतुलन का फॉर्मूला होता है पूर्ति बराबर मांग, मतलब एस बराबर डी। तो एस कितना दिया हुआ है? 700 प्लस
2p और मांग दिया हुआ 1000 माइनस p। बस मान को बैठा देना s बराबर d करके, तो बैठा दिए। s के मान का हो गया ये और d का मान हो गया ये, दोनों के बीच बराबर। p को उठा के इधर कर देंगे और 700 को उठा के इधर कर देंगे। इसको जोड़ देंगे तो 3p, इसको घटा देंगे 300। p का मान निकालेंगे तो 3 आ जाएगा भागा में आपका, तो 100 निकल जाएगा। अब ये 100 को क्या करेंगे, मांग में बैठाएंगे। ये मांग है तो 700 प्लस 2 और p के जगह बैठा देंगे, तो ये आपका मांग का हो गया। तो इसको अब बैठाए तो मेरा 900 आ गया। उसी तरह सप्लाई में बैठाएंगे, तो सप्लाई का ये फॉर्मूला मतलब दिया हुआ था मान, यहाँ p का मान बैठा देंगे। इसको सॉल्व करें तो ये भी 900 आ जाएगा। तो इसका मतलब p का जो मान निकला मेरा कितना निकला था, 100। और मांग में जब बैठाएं तो मेरा निकला 900, और पूर्ति में भी बैठाएं तो भी निकला 900। इसका मतलब है संतुलन कीमत 100 हो जाएगा और मांग और पूर्ति कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसको आप लोग देख लीजिए। तो ये कंप्लीट हो गया वीडियो। ये आपका ये क्वेश्चन आया था आपका प्री बोर्ड में, जिसका आंसर मैंने बता दिया है। इकोनॉमिक्स, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स के बच्चों के लिए है। कॉपी में नोट कर ले। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।